वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का एक टेस्ट सॉल्व किया, एंशियंट हिस्ट्री हो गई है और इसके साथ ही 500 हमने टॉप करंट अफेयर्स भी देख लिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 800 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। मेरी कोशिश है मैं 1000 प्लस ही लेकर के जाऊंगी, सभी सब्जेक्ट के आपके सेक्शन वाइज टेस्ट को टारगेट कर रही हूँ। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो साइंस की सीरीज़ है, ठीक है। तो अभी साइंस की सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, आपको इसको देखना है और इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली, पहले उनको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना भी समय है इस समय में भी आपने जो पढ़ रखा है बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाए, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जिसमें आपको सिर्फ 499 रुपये में शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट के साथ आपको जो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लासेस के साथ वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में जो हाई यील्ड टॉपिक है पहले उनको कवर कराया जा रहा है, साथ में आप सीसेट और जीएस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 5 सीसेट के हैं और साथ में 25 टेस्ट जीएस के कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और मंथली करंट अफेयर अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर मंथ की करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगी और आपको पता है यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर ली है तो लगभग 35 प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक है और ये सारे कर पाएंगे। तो ये यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई एग्जाम को टारगेट करते हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपये का आपका कोर्स है, मतलब सिर्फ 99 रुपये में एसआई बन सकते हैं। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उस पर ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। आप जीआईसी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या फिर इसके साथ में भी न्यू वैकेंसी आ रही बीईओ की, आरओ का रिजल्ट आने के बाद आरओ मेंस के लिए, तो सभी के कोर्स मिल जाएंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पिंडों पर समान आवेश होते हैं, व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वल चार्जेस एंड आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो पिंड पर समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे के करीब जब रखते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसमें से बताने कौन से कथन सही है, पहले तीनों देख लेंगे। अब रेक्टिफायर के बारे में दिया गया है, इसे ही दिष्टकारी बोलते हैं। ये एक उपकरण होता है जो दो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परावर्तित करता है। इसका मतलब है रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो 2 डायरेक्शनल अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको सिंगल डायरेक्शनल डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है डायोड के बारे में, इसके यूज़ के बारे में। कॉमनली यूज़ होता है पावर सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं डायोड को। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। तो देखिए, जब दो इक्वल चार्जेस के कोई बॉडीज होती हैं, अगर पास में उनको रखते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते। पहला स्टेटमेंट तो इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा करेक्ट है। रेक्टिफायर और डायोड याद रखिएगा। रेक्टिफायर क्या करता है, 2 डायरेक्शनल जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट है उसको सिंगल डायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट करता है और डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए और बताना कौन कौन से करेक्ट है, ठीक है। पहला है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सेकेंड है, जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो वायुमंडलीय दबाव के कारण, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इसके कारण जल जाता है। थर्ड है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड किस लिए यूज होते हैं, ड्राई सेल में एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। फोर्थ है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम
आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसने दिया था, ये आपको बताना है। इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सेकंड। बाकी सारे सही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड होता है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, जब फॉल करता है स्पेस से और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो क्या होता है, घर्षण फ्रिक्शन के कारण जल जाता है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हवा पानी की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होती, क्योंकि हवा पानी की तुलना में कम संपीड्य। तो एयर इज मोर इलास्टिक दिया गया देन वाटर बिकॉज एयर इज लेस कंप्रेसिव देन द वाटर। सेकेंड है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की जो तीव्रता वाली ध्वनि है, साउंड है, वो मनुष्य के लिए उपयुक्त है, ऐसा बताया जा रहा है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है और तरल माध्यम में कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। क्या ये करेक्ट है? तो ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है। ठोस माध्यम में सबसे अधिक, तरल माध्यम में कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। करेक्ट है, ओके। और WHO के द्वारा जो 45 डेसिबल तीव्रता वाली जो साउंड है, वो ह्यूमन के लिए सही है। ठीक है, जो 45 डेसिबल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो ह्यूमंस के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है, हवा पानी की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, ये गलत हो जाएगा। पानी हवा की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, और क्योंकि पानी हवा की तुलना में कम संपीड्य है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज, गॉस चुंबकीय प्रवाह घनत्व के माप की इकाई है। गॉस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। तो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, ओम। पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर। तो किसी भी लेंस की शक्ति किस में मापते हैं? डायोप्टर में। और क्यूरी किसकी एसआई यूनिट है? वो है रेडियो एक्टिविटी की। अब इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? इंग्लिश में इसलिए भी बोलती हूँ, इंग्लिश और हिंदी में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि साइंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है। जब भी हिंदी में ना समझ आए, इंग्लिश में जरूर देखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करेक्ट है। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इसकी क्या है? और ये जो दिया गया है बेकरल, देखो एसआई यूनिट की बात होगी जब रेडियो एक्टिविटी की, तो बेकरल हो जाएगा। क्यूरी नॉन एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट बेकरल होती तो सही होता, क्यूरी भी है लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे कैसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति बोलते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये जो सर्कुलर मोशन करते हुए कोई भी कण है, इसके कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। करेक्ट हो जाएगा। और एक सीधी रेखा में गति करने वाले कण के वेग को रैखिक वेग कहा जाता है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये करेक्ट है? तो देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, ठीक है, वस्तु का संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? केवल पहला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयतन दे दिया गया है, जबकि क्या होना चाहिए था? मास और वेलोसिटी, इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, आयतन गलत दिया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। वॉशिंग मशीन और दही से मक्खन निकालना, दोनों प्रोसेस किस पर बेस्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स का जो प्रिंसिपल है, ऐसा इसमें दिया गया है। सेकंड देखते हैं, किसी वस्तु में वह बिंदु जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बांध में रोके गए पानी में कैसी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा होती है। देखते हैं, तो वॉशिंग मशीन हो गई, गोल गोल घूमती है। ठीक है, किस डायरेक्शन में घूमती है? तो ऐसा डायरेक्शन रहता है ना, बाहर की तरफ।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्री बल, और अभिकेंद्री गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैंडल क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी इसको लाइट और हीट में कन्वर्ट करती है, बताइए। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट है डायनेमो, डायनेमो के बारे में अभी पढ़ा भी था, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताइए कौन कौन से करेक्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल की। क्या करेगा ये, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल सही है। और कैंडल भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा दोनों ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अर्थात लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जो डायनेमो है वो क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये गलत है, राइट आंसर 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण दिए गए, बताने कौन से करेक्ट हैं। मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, रेन ड्रॉप, वो बोला जा रहा है सरफेस टेंशन की वजह से होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लोटेशन ऑफ आयरन नीडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए सरफेस, जो वाटर का सरफेस होता है उस पर अगर कोई लोहे की सुई डालिए वो तैरती रहती है, ये भी किसके कारण, तो सरफेस टेंशन। पानी में डुबाते समय शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपक जाना, ये भी किसका एग्जाम्पल दिया गया है, सरफेस टेंशन का। और बताना है कौन कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला भी सही है। जो रेन ड्रॉप होती हैं आप देखेंगे स्फेरिकल शेप की होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें सरफेस टेंशन की वजह से। और जो जल पर लोहे की सुई जो तैरती रहती है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है, जब पानी से बाहर निकालते हैं शेविंग ब्रश तो वो आपस में चिपक जाते हैं, ना कि डुबाते वक्त। तो एग्जाम्पल तो है, लेकिन जब हम उनसे बाहर निकालते हैं वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकंड है, चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे की ओर झुक जाना, न्यूटन के गति का सेकंड नियम है। थर्ड देखते हैं स्टेटमेंट। एक बंदूकधारी को अपनी बंदूक से गोली चलाने पर जो झटका पीछे की ओर लगता है, ऐसा न्यूटन की गति के तीसरे नियम है। तो न्यूटन के गति के जो तीनों नियम है उनके एग्जाम्पल आज आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन सा करेक्ट है। गाड़ी चल रही होती है, यात्री उसमें बैठे होते हैं, ठीक है। जब गाड़ी रुकती है तो क्या होता है कि हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ पर दूसरा दिया गया, लीजिए इनकरेक्ट हो गया। गेंद पकड़ते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, गेंद आती है और हाथ जब कैच करते हैं तो देखते हैं हाथ पीछे की ओर चला जाता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये भी गलत हो गया। अब अगर कोई बंदूकधारी जब भी गोली चलाता है ना तो झटका पीछे की तरफ लगता है, और ये क्यों लगता है, क्योंकि न्यूटन का ये थर्ड नियम कहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, केवल एक ही है 3, और वो ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ में देखते रहिए। कल से क्वेश्चंस और इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एग्ज़ाम पर अब फोकस कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से बोलूँगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेड कोर्स के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। बहुत ही कम प्राइस में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।